आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। Member has raised a question regarding question paper leak in last 7 years 70 times. Sir, with full responsibility, I would like to submit in front of House through you, sir. There is no evidence of paper leak in last 7 years in any number. दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज का जो समय है वो देश की राजनीतिक उथल पुथल को लेकर काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। राजनीतिक दल जो सत्ता के साथ में हैं वो मलाई काट रहे हैं, और जो सत्ता के अपोजिशन में हैं, सत्ता के विपक्ष हैं, उनके ऊपर भारी समस्या का सामना करना पड़ता है उनको। अब आप कहेंगे कि वर्तमान की केंद्र सरकार के प्रति विपक्ष का क्या रवैया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि विपक्ष का क्या रवैया है, इसको ना तो केंद्र सरकार को कोई मतलब है और ना देश के प्रधानमंत्री मोदी। पिछले 12 साल के अगर कार्यकलापों को ध्यान से देखा जाए तो पता चलता है कि पिछले शुरुआत के 5 सालों में देश के जो केंद्र सरकार थी, प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में उसकी बागडोर थी, और उन्होंने कुछ अच्छे काम करने की योजनाएं बनाई, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान। वो देश में लोगों ने उन्हें काफ़ी पसंद किया, और उसके बाद वो केवल रस्म अदायगी बनकर रह गया। प्रधानमंत्री ने झाड़ू लगाई तो उनके कैबिनेट ने उनको देखा देखी, उनके समर्थन ने अपने विभागों में सफाई करने का नाटक किया, फोटो सेशन कराया। लेकिन जैसा ही दूसरा टर्म आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनके धीरे धीरे चेहरे पे से नकाब उतरता जा रहा है, और अब तो पूरी तरीके से उनका मुखौटा जनता के सामने आ गया है। जनता भी समझने लगी है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के जो कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, उनकी बुनियाद सिर्फ झूठ पे टिकी हुई है। प्रधानमंत्री से लेकर कैबिनेट के हर बड़े मुख्यमंत्री जो कद्दावर मंत्री हैं, वो सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं करते, और इनके इस काम को बढ़ावा देने में देश का मीडिया, जिसका काम देश की जनता के मुद्दों को उठाना, जन सरोकारों को लेकर सरकार से सवाल करना, उनकी नीतियों की आलोचना करना, जैसे कि अब मीडिया भूल ही गया है। मीडिया भी अब दरबारी हो गया है। मीडिया का काम हो गया है सरकार की नीतियों को झूठ को फैलाना, और उनसे सवाल करने की हिम्मत तो मीडिया कर ही नहीं सकता, क्योंकि जिस तरीके से आज एक खास वर्ग का मीडिया सत्ता की चरणों में बैठकर धूल चाट रहा है, पैर धो रहा है, उससे साफ हो गया है कि मीडिया अपने कर्तव्यों से विमुख हो गया है। उसे केवल सत्ता से मिलने वाले आर्थिक लाभ को उनके लिए अहमियत रखती है। भविष्य में या इतिहास में उनका नाम किस तरीके से लिया जाएगा, ऐसे में उनको कोई भी भविष्य की चिंता नहीं है। वो वर्तमान में जिए हैं, सत्ता की पैरवी करते हुए, सत्ता के चरणों में लौटते हुए। सरकार और जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, उनके लिए सर्वोच्च हैं, सर्वोपरि हैं, और सरकार के खिलाफ में कोई ऐसा बयानबाजी या सवाल पूछते लोग नहीं दिखते हैं जिससे कि लगे कि मीडिया का अस्तित्व अभी जिंदा है। हाँ, सोशल मीडिया और यूट्यूबर्स इस कमी को पूरी तरीके से पूरा करते दिख रहे हैं कि इधर कुछ घटा, उधर सोशल मीडिया पर सत्ताधारी दल के नेताओं की फजीयत शुरू हो जाती है। मैं आपको बधाई दे देती हूँ सर, क्योंकि मैं जब देख रही थी हार्मोन संकट के बाद 80%, 90%, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 50%, दूसरे देशों की बात करें तो कहीं कहीं 90% तक बढ़े हैं दाम। लेकिन ये क्या अचंभा हो रहा है कि भारत में जनता त्राही त्राही नहीं कर रही, विपक्ष कर रहा है। देखिए, विपक्ष का थोड़ा तो काम भी है विरोध करना, बट अगर वो
विरोध इंटेलिजेंटली करें तो मैं समझता हूं उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़े। अब विपक्ष के बारे में आपको बताना चाहता हूं। आपको पता है इस समय हमारे कितने राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं। आप एक चीज देख के चलिए कि जो बीजेपी स्टेट्स हैं, केंद्रीय सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की और बीजेपी रूल स्टेट्स ने अपना वैट भी कम किया, पर जो नॉन बीजेपी स्टेट रूल्स है, ये तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल, वहां दाम बीजेपी स्टेट से पर लीटर 10 रुपए ज्यादा है। 10 रुपए लीटर पर पेट्रोल पर लीटर और 10 रुपए डीजल पर लीटर ज्यादा है। तो ये इनकी क्रिटिसिज्म में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। अगर आपको इतनी जनता के साथ हमदर्दी है, प्यार है, तो अपने स्टेट्स में तो कम करिए उसको। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। There is no evidence of paper leak in last 7 years in any numbers. You are maligning the character of the nation by saying that Muslims are not safe in India. नमस्ते दोस्तों, 15 जून को इंडियन एक्सप्रेस आइडिया एक्सचेंज इवेंट में मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स किरण रिजिजू ने एक सवाल के जवाब में कहा, यू आर मेलाइनिंग द कैरेक्टर ऑफ द नेशन बाय सेइंग दैट मुस्लिम्स आर नॉट सेफ इन इंडिया। मतलब कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुस्लिम अब सेफ नहीं हैं, वो देश के चरित्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। शायद उनका तात्पर्य ये रहा होगा कि देश की इज्जत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि वो ऐसा करने वालों से एक क्वेश्चन करना चाहते हैं कि ऐसे एक इंसान का नाम बताएं, चाहे फिर वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, सिख, जिसने रिलीजियस परसेक्यूशन, धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत छोड़ दिया हो। बेसिकली मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर ये कह रहे हैं कि भारत में माइनॉरिटीज का धार्मिक उत्पीड़न नहीं होता है। I have asked one question to those who say that minorities are unsafe. If anybody can give me the name of the person, a Muslim, the Christians, a Buddhist, Jain, Parsi or Sikh, who has left India for the reason of religious persecution. From the past up till now, if anybody has left India because of religious persecution, tell me. Why you are targeting your own nation? It's not a question of targeting the NDA government. You are maligning the character of the nation by saying that Muslims are not safe in India. धार्मिक उत्पीड़न का मतलब होता है किसी को उसके धर्म के आधार पर परेशान करना, डराना, धमकाना, अपमानित करना, अनुचित दबाव डालना। ये दबाव शारीरिक, मानसिक, मौखिक या फिर यौन भी हो सकता है, जिसके कारण पीड़ित व्यक्ति असहज या असुरक्षित महसूस करने की स्थिति में आ जाता है। किरण रिजिजू ने 15 जून को ऐसा कहा और देखिए उसी दिन 15 जून को अहमदाबाद में क्या हुआ। कौन हो तुम? मोहम्मदन मोहम्मदन भाई मकान मालिक का राधे मैं करूँ थोड़ी देर में भतीजा देता है। अली खेमनाई का भतीजा मिला है, तो अली खेमनाई के भतीजे से निवेदन है यहाँ से खाली कर दो, आप अपनी जगह चले जाओ। हमारी बहन बेटी रहती है, कल उठ के कोई लहू जिहाद में कोई हमारी हिंदू दिखनी बसेगी तो छल्ले में क्या होगा? हमारी बहन बेटी फ्रीजों के अंदर मिलेगी। इससे करता है इनको इनके एरिया में जाने दो, तुम तुम्हारे एरिया में घुस रहो, अली खेमनाई की जय जयकार करो। गेरुआ कपड़ा डाले हुए इस इंसान का नाम है गणेश वंजारा, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का एक लोकल नेता। आप सभी ने देखा कि श्रीमान गणेश जी ने इस मुसलमान किराएदार से कैसा बर्ताव किया और किस बुनियाद पर किया। अगर किरण रिजिजू की माने तो धार्मिक उत्पीड़न का आरोप लगाने मात्र से ही भारत के चरित्र पर हमला हो जाता है। You are maligning the character of the nation by saying that Muslims are not safe in India. तो फिर गणेश जी की हरकत को रिजिजू क्या बोलेंगे? रिजिजू के इस बयान से 3 दिन पहले 12 जून को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर का ये वीडियो देखिए। वो सब्जी वाले सड़कों पे निकलते हैं, गलियों में जाते हैं, सब्जी बेचने के लिए चीखे लगाते हैं, आवाजें लगाते हैं। घर से हमारी बहन बेटियां बाहर निकलती हैं, वहां पर उनकी वो भी योजना है, वो ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि इस परिवार में कितनी लड़कियां हैं, और इसकी रिपोर्ट भी ऊपर तक जाती है। मालूम है आपको, इसकी रिपोर्ट तक ऊपर तक जाती है कि भला भला परिवार में कितनी बच्चियां हैं। उस अकॉर्डिंग योजना बनती है, लोग लगाए जाते हैं, उनके लोग एक्टिव हैं, टोपी पहनते हैं, पजामा पहनते हैं,
और निकलते हैं, नजर रखते हैं कि हिंदू समाज की बेटी कहाँ कोचिंग जा रही है, कहाँ पढ़ने जा रही है, कहाँ कॉलेज जा रही है। समाज जो है वो शाम को टोपी पहन के, पजामा पहन करके नजर रखता है। हमारी बहन बेटी कोचिंग की टाइमिंग उनको पता है कि ये बिटिया, ये लड़की इस टाइम पर कितने बजे कहाँ कोचिंग जाती है, ये जानकारी उनको है। नहीं, हमको हमारी बहन की जानकारी नहीं है। यहाँ बजरंग दल के देव जुनेजा उन सब्जी बेचने वालों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं जो मुसलमान हैं। कह रहे हैं वो सब्जी बेचने के बहाने हिंदू बहन बेटियों को पटाने के लिए गली मोहल्लों में सब्जी बेचते हैं। इन महानुभाव को सुनिए, ये कह रहे हैं मस्जिदों में करोड़ों रुपयों के हथियार रखे जाते हैं। जुमे की नमाज में सब एक जगह एकत्रित होते हैं। जुमे की नमाज मस्जिद में जाते हैं, कोई नमाज पढ़ के वो अल्लाह की पूजा नहीं करते हैं। मस्जिद का मतलब क्या है? मस्जिद में क्या वो रखे हैं मालूम है? उसमें करोड़ों रुपयों के हथियार हिंदुओं को उजाड़ने के लिए रखे हैं। कोई भी आप बड़ी मस्जिदों का औचक निरीक्षण करवाइए, देखिए उससे करोड़ों रुपए के हथियार मिलेंगे। ये सब हम तुम लोगों को उजाड़ने के लिए, इसी तरीके से हिंदुओं को उजाड़ा जाएगा। किरण जी से पूछना चाहिए, इससे किसी के चरित्र पर दाग लग रहा है कि नहीं? You are maligning the character of the nation by saying that Muslims are not safe in India. 14 जून को ग्वालियर में हुई सभा में क्या कहा गया वो आपको विचलित कर सकता है। यहाँ मारने काटने की बातें हुई, भद्दे शब्दों का इस्तेमाल हुआ। मेरे भाई एकजुट हो जाओ, एकजुट हो जाओ, संगठित हो जाओ, और जितना संगठित रहोगे कोई जिहादी सुअर तुम्हें अलग करने की कोशिश नहीं कर सकता। ये चाहते हैं कि इन्हें बांट दो और फिर इन्हें काट दो। किरण जी से पूछना चाहिए कि क्या ऐसे भाषण से किसी के चरित्र को फर्क पड़ता है या नहीं। और इसे मैं बताना चाहता हूं, और आजकल जो कुछ लोग संविधान दिखाते रहते हैं, लेकिन जब ये लोग सरकार में थे और नक्सल प्रभावित इलाकों में संविधान का नाम लेने पर गोली मार दी जाती थी, और तब ये लोग चुप बैठे थे। बात झूठ बोलने की है तो इस समय ताजा मामला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बारे में सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो वित्त बजट में के दौरान राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के एक सवाल के जवाब में विपक्ष को लताड़ लगाते हुए ये कहा था कि विपक्ष हमसे ये नहीं पूछता कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने कितना नुकसान पहुंचाया, हमने उनके कितने प्लेन गिराए, या हमारी वजह से पाकिस्तान को कितना बहुत बड़ा झटका लगा। लेकिन विपक्ष ये जानने की कोशिश में रहता है कि हमारे सेना के कितने जवान उसमें शहीद हुए। अफसोस की बात है, उन्होंने कहा, पूरी छाती ठोकते हुए उन्होंने कहा कि हमारे देश की सेना का एक भी जवान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नहीं मारा गया है। इसका पूरा मंत्रिमंडल और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने ताली बजाकर स्वागत किया। लेकिन एक साल बाद ही राजनाथ सिंह के लोकसभा में दिए गए बयान की धज्जियां उड़ गई। कारण यह था कि एक साल बाद 6 जवान जो कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए, उनका नेशनल वार म्यूजियम एंड मेमोरियल में उनके डिटेल्स जब शामिल किए गए, तब सोशल मीडिया पर राजनाथ सिंह को जिस तरीके से लताड़ लगाई जा रही है, एक आध नेता भारतीय जनता पार्टी में माना जाता था कि राजनाथ सिंह हुए, नितिन गडकरी हुए, ये सब अपने ईमानदार छवि के कारण जाने जाते थे। लेकिन पिछले 10-12 साल के अंदर जिस तरीके से राजनाथ सिंह ने अपना रंग बदला है, राजनाथ सिंह एक सहिष्णु और सज्जन पुरुष के रूप में जाने जाते थे। लेकिन संगत का असर है कि भारतीय जनता पार्टी के जहरीले और नफरती नेताओं के साथ रहते हुए उनको भी नफरत बांटना और फैलाने का हुनर आ गया है।